चलो हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार, एक बहुत ही विशेष चैप्टर है मौलिक अधिकार, भाग 3 संविधान का, भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है ना। तो भाग 3 क्या आपका मौलिक अधिकार, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक प्रश्न तो लगभग हर साल पूछ ही लिया जाता है। प्री में तो पिछले 2 सालों से, मतलब पिछले साल तो शायद प्री में नहीं आया प्रश्न मौलिक अधिकारों से, लेकिन मेंस में लगभग 10 नंबर का मौलिक अधिकार था और दोनों बार आया लगातार। वो तो हर साल आता है मौलिक अधिकार मेंस में, ठीक है ना। प्री में भी आते हैं, बस पिछले साल का एक था जहाँ पर नहीं देखने को मिला। बट अगेन कि इससे संबंधित जो संशोधन है उससे प्रश्न आया था, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से मौलिक अधिकार आ ही जाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को समझते हैं। तो मौलिक अधिकार के 2 रूपों को जानते हैं पहले तो, ठीक है ना। एक जिस दिन हमारा संविधान निर्माण हुआ तब से, और एक अभी का मौलिक अधिकार, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो हुआ कि जब संविधान का निर्माण हुआ, जब संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, यानी कि आपका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर कुल 7 मौलिक अधिकारों की सूची दी गई थी। टोटल 7 सूची थी ना, 7 थे। उसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार हुआ करते थे? 5, 6, 7, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले होता था आपका क्या, समता या समानता, समता, ठीक है ना। तो समता का अधिकार, समता के बाद क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। समता के बाद स्वतंत्रता, हाँ, स्वतंत्रता के बाद शोषण के विरोध, ठीक है ना, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, ठीक है ना। शोषण के विरुद्ध के बाद अगला क्या था यहाँ पर, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। कितने हो गए, 4 हो गए। हाँ, धर्म के बाद कौन सा छोड़वा दियो आप लोग, समता की, स्वतंत्रता की, शोषण की, धर्म की, 4 हो गए ना। हाँ, 5वां इसमें क्या होगा आपका, जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है ना, अल्पसंख्यक या जो लोग हैं ना, कल्चर और माइनॉरिटी, सांस्कृतिक बोलते हैं अल्पसंख्यक, ठीक है ना, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा, ठीक है ना, संस्कृति एवं शिक्षा, इससे संबंधित। इसके बाद एक और हुआ करता था मौलिक अधिकार, उसमें उसको बोलते थे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और संपत्ति के अधिकार के बाद अंतिम क्या आता है आपका, संवैधानिक उपचार, ठीक है। तो एक और क्या था आपका, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। ये तो क्या था, जो संविधान निर्माण हुआ था उस समय। वर्तमान में जो संविधान है इसमें क्या हुआ, ये परिवर्तन हुआ, और इन सभी में से आज वर्तमान में देखोगे तो कौन कौन सा अधिकार है, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता वो भी है, संस्कृति और शिक्षण संबंधित वो भी है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, और क्या है आपका, संवैधानिक उपचार ये आज है, ठीक है ना। इसको हटाया किससे गया था, 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से इसको हटाया गया। और हटाने के बाद पश्चात इसको आर्टिकल 300A, किसमें, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत क्या बना दिया गया है, इसको एक वैधानिक प्रावधान के रूप में डाला गया है। संविधान में है लेकिन उसको वैधानिक प्रावधान के रूप में डाला गया। इसका अर्थ ये होता है कि उस उपबंध में बता दिया गया, लेकिन उसके लिए क्या बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, और उस कानून से संपत्ति के अधिकार सब चीजों को देखा जाएगा। इसलिए इसको स्थापित भले कि 300 का में किया गया, पर किस रूप में किया गया है, एक वैधानिक अधिकार के रूप में किया गया है, वैधानिक अधिकार के रूप में। ठीक, समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। तो मौलिक अधिकार कुछ इस तरीके से भारत के इसमें है, ठीक है ना। तो संविधान निर्माण के पहले अगर बात करें तो इसको लाया कहां से गया था, बिल ऑफ राइट कहां से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हमने लिया था, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने लिया कहां से, अमेरिका के संविधान से लिया इसे, ठीक है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधानों से या अमेरिका के संविधान से इस बंधों को लिया गया, और उसी को आगे चलकर हमने विकसित किया। इसके साथ साथ अगर हमारे भारत में हम मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि देखेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि में दिखेगा सबसे पहले कि आपको नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत में क्या बनाया गया था, नेहरू रिपोर्ट की अवधारणा रखी गई थी। एक साइमन कमीशन आया था इतिहास में, उसके बाद आया था नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट जो बना था
नेहरू रिपोर्ट। इसको बनाया किसने था? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, मोतीलाल नेहरू ने। और मोतीलाल नेहरू ने अपने नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत प्रथम बार, सबसे पहले आप अपने भारत के इसमें अगर देखेंगे परिप्रेक्ष्य में, तो पहली बार यहाँ पर किसकी बात की थी? मौलिक अधिकार की मांग रखी थी। तो प्रथम बार क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी, अधिकार की मांग रखी थी। क्लियर है? किसने रखा था? मोतीलाल नेहरू ने अपने नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, फिर आगे धीरे धीरे करके संविधान निर्माण जब हुआ तो इसी सब चीजों को मौलिक अधिकारों के रूप में डाला गया। और वर्तमान समय में मौलिक अधिकार में कुल 6 सूचियां दी गई हैं मौलिक अधिकार की, जिसमें पहला है समता का अधिकार, दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा क्या है? शोषण के विरोध, उसके बाद क्या है आपका? धर्म है, धर्म के बाद क्या आपका? सांस्कृतिक और शैक्षणिक, और उसके बाद क्या बच गया? संवैधानिक उपचार। ठीक है, जिसमें समता का अधिकार जो है वो आपके संविधान के 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है, यहाँ लिख देता हूं अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो आपका कहां से कहां तक था? 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, 19 से 22 का ये कहां से कहां तक है? 23 से लेकर 24 तक। ये कहां से है? 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, ये किसमें है? 29 और 30 में। ठीक है, और जो लास्ट बच गया ये किसमें है? अनुच्छेद 32 पे। क्लियर है सभी को? तो ये क्या है? कुछ मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़े से और समझते हैं। तो यहां से आप देखोगे अगर 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो 14 में क्या दिया गया है आपका? समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता और विधि के द्वारा समानता, है ना। तो सबसे पहली बात क्या है? यहाँ पर समानता की बात करते हैं, विधि के द्वारा या विधि के समक्ष समानता की बात होती है। ठीक है ना, तो विधि, कानून के समय, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं क्या बात हो रही है? आपके समानता की बात हो रही है। ठीक है, और ये समानता स्थापित कौन कर रहा है? कानून कर रहा है, या कि एक आपकी विधि कर रही है। तो कानून के समक्ष जो है वो समानता की बात करता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 जो है वो बोलता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को उसके धर्म, जाति, लिंग, ठीक है ना, उसका वो कहाँ पर वो जन्म लिया है, जो जन्म स्थल है, इनके आधार पे क्या नहीं किया जा सकता है? उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। पर उसमें एक शब्द मेंशन है, क्या? केवल। किसी भी व्यक्ति को केवल, ठीक है ना, उसके रंग, उसके धर्म, उसके लिंग, ठीक है, उसके जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस केवल शब्द का एक अर्थ ये भी है कि इसको छोड़कर और भी कोई नए आधार हम जोड़ सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी भविष्य में। अभी वर्तमान ये है, पर आगे चलकर इसमें और भी आधारों को जोड़ा जा सकता है। वे सुनेंगे, बस समझ आ रहा है? तो यहां पर क्या किया गया? भेदभाव, भेदभाव क्या किया गया? रोका जा रहा है कि भेदभाव व्यक्ति नहीं कर सकता। किस आधार पर? रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है ना, रंग, धर्म, सेक्स, लिंग, ठीक है ना, उसके बाद जाति और जन्म स्थल, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति से हम भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये अनुच्छेद कहां पर है? 15 पे। ठीक है ना, अनुच्छेद 16 क्या करता है कि जो व्यक्ति है, समानता तब स्थापित होगा अगर हमारे संविधान का मौलिक अधिकार, अगर हम बात करेंगे हमारे प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना क्या बोलता है कि समानता के लिए 2 प्रकार की समानता की वहां पर बात रखती है। एक बोलती है कि व्यक्ति को अवसर की और दूसरी किसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। समानता, अपॉर्चुनिटी कहां पर देना है? अवसर की देनी है कि उसको अवसर मिले वो अपने आप, और प्रतिष्ठा की। तो अवसर और प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करने के लिए हमें उनको अवसर देना पड़ेगा, मतलब उनको शैक्षणिक संस्थान और साथ ही साथ जो क्या होते हैं व्यवसायी जो कार्य है, इसके अंतर्गत उनको क्या करना पड़ेगा? हमें विशेष रूप से रिजर्वेशन का प्रावधान करना पड़ा। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपका शिक्षा और जो कार्य है उसमें इनसे भेदभाव ना किया जाए और उनको समान अवसर प्रदान की जाए। तो ये कहीं ना कहीं अवसर प्रदान की बात करता है। और ये अवसर प्रदान के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, फिर 17 जो है ये सबसे विशेष संविधान में, पूरे संविधान में जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं उसमें सबसे विशेष संविधान का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। सभी मौलिक अधिकार इसको छोड़कर कैसे दिए गए हैं? वो एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्णता नहीं दिए गए हैं। वो क्या है कि किसी न किसी बाध्यता के साथ है, मतलब उसके ऊपर लिमिटेशन है। पूर्ण रूप से आप स्वतंत्रता, इसको स्वतंत्र नहीं हो, लेकिन ये क्या दिया गया? ये पूर्ण रूप से दिया गया है। मतलब इस ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको कोई भी भंग नहीं कर सकता, किसी भी कंडीशन में इसके ऊपर लिमिटेशन नहीं होगा, इसको करना ही नहीं है। ठीक है, और जो किससे संबंधित है? अस्पर्शता, अस्पर्शता से संबंधित है।
अस्पर्शता। ठीक है, ये किससे संबंधित है? अस्पर्शता से संबंधित है कि इसको किसी भी रूप में कोई भी क्या नहीं कर सकता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? ये नहीं कि मैं थोड़ा सा छू लूं क्या, नहीं ठीक है ना, कुछ भी नहीं मतलब कुछ नहीं, समझ ना। तो अस्पर्शता को पूर्ण रूप से ही दिया गया है, बाकी सारे मौलिक अधिकार जो है पूर्ण रूप से नहीं है, किसी ना किसी तरीके का उनके ऊपर क्या है, लिमिटेशन है, उसको बाध्य किया गया है किसी ना किसी चीज से, सीमित किया गया है। बाकी सब क्या है, सीमित अधिकार है, ये क्या है आपका पूर्ण अधिकार है, याद रखना। ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका 18 में क्या करने का प्रयास किया गया है कि जो भी क्या है उपाधि है, ठीक है ना, क्योंकि उपाधि क्या करता है, एक व्यक्ति को अपने समाज से अलग बनाता है, तो उपाधि वगैरह का क्या है त्याग, या उसको हम स्वीकृत नहीं कर सकते, पर इसमें अवार्ड ले सकते हैं। तो उपाधियों का त्याग, उपाधि का त्याग, क्लियर है। तो ये क्या आपका 14, 15, 16, 17 और 18। इसका आता है आपका 19 से लेकर 22। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपका 19, 20, 21 का और 22। ठीक है ना, 21 के दो है, आपका 21 का भी है। ठीक है, 19 सबसे पहली बात क्या करता है, 19 को बोलते हैं लोकतांत्रिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 19 को अलग से बोला जाता है क्या, लोकतांत्रिक अधिकार, क्योंकि यह व्यक्ति को के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना, तो क्या कैसे बोलना है, पहले तो हम खुद बोलेंगे, तो हमको हमारा खुद की बात को रखने की, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और बोलने की स्वतंत्रता के साथ हमें चुप रहने की भी स्वतंत्रता है, कोई हमको पीट पाट के बोलवा नहीं सकता। ठीक है ना, राइट टू स्पीच में ही क्या है, राइट टू रिमेन साइलेंट, कि आपको मार पीट के कोई जबरदस्ती आपसे कुछ नहीं बोलवा सकता। और अगर ऐसे ही होता है कि पुलिस के सामने अगर पुलिस उठा के ले गई, कबूल तो कबूल देना, और फिर जज के सामने ले गए तो बोल देना कि ये लोग पीट रहे थे, मेरे जानबूझ के कबूलवाए हैं। जो जज है ना वो पुलिस वाले की ऐसी तैसी कर देगा, सही बता रहा हूं, वो जज जो है वो पुलिस वाले की ऐसी तैसी कर देगा कि तुम इनको टॉर्चर कर रहे हो, समझ रहा है, कि तुम इसको टॉर्चर नहीं कर सकते, ऐसा ये नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि कानून ये बोलता है कि उसका भी क्या है अधिकार है, वो भी अगर बंदी के रूप में गया है तो उसको भी उसकी एक आज़ादी, उसकी भी एक स्वतंत्रता है, तो उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या होता है कि बोलने की स्वतंत्रता, उसी के अंतर्गत क्या है, अभिव्यक्ति, अपना शांत रहने की भी स्वतंत्रता दी गई पहले, है ना। तो बोलोगे फिर अकेले बोलने के बाद क्या है, आप दूसरे के बातों को भी बोल सकते हो, और अपनी बातों को किसी रूप से आप क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो, जिसको बोलते हैं अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति का कई जरिया हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वाक्य में ही किया जाए। अभिव्यक्ति का जरिया क्या हो सकता है कि हम एक तो छोटा सा झंडा लेके दिखा रहे हैं, हो सकता है हम एक तो पोस्टर लगा के जा रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, कि हम अपनी बातों को किसी भी तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, हम बोलकर करें या किसी भी रूप में। और इसके अंतर्गत दूसरा एक और चीज क्या आता है कि दूसरे लोगों की बातों को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके विचारों को भी, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या होगा दूसरा। फिर पहले तो हमने खुद बोला, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे का खोज खोज के बोल रहे हैं, चुगली बता दे रहे हो, ऐसे बोल रहे, तोर घर में लड़ाई करेगी, अपन घर में तो लड़ा था, तोर घर में भी लड़ाई। ठीक है ना, तो क्या कर रहे हो, दूसरे की बात बता दे रहे हो। ठीक है ना, चुगली की भी स्वतंत्रता है, मतलब ठीक है एक प्रकार नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन के बाद जब तीसरा आता है तो क्या होता है, अब आप अकेले बोले, कोई नहीं सुना, तो आप क्या किए, दूसरे की बात ही बताया तब भी नहीं सुना, फिर क्या करोगे, तो आप अल्टीमेटली आप संगठित होकर बोलो। तो राइट टू असेंबली, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, एक जगह पे आपको एकत्रित होने की स्वतंत्रता, एक जगह में आप एकत्रित होकर आप कई ग्रुप में, मतलब ग्रुप में नहीं, एक जगह में सबको खड़े होकर एक साथ बोल सकते हैं, असेंबली, समझ रहा है। तो असेंबली करने की आपका स्वतंत्रता है कि आप एक रूप में सभी को लाकर, तो आप क्या करोगे, पहले अकेले बोलोगे, फिर दूसरे की बात क्यों बोल रहे हो, फिर सबको एक साथ खड़े होकर बोलोगे। अब खड़े होकर भी आपका कोई नहीं सुना तो आप एक संगठन बना लोगे कि हम पूरा संगठन है, डंडा लेके आया, ग्रुप में बोल रहे थे तो भागे इधर उधर, क्योंकि संगठित नहीं थे, संगठित होते तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, मार, तब नहीं मार पाता, पर वो डंडा लेके आया, सब भागने लगे, तितर बितर होने लगे कि ये तो पीट रहा है भाई, चोटी पकड़ के लेटा दे रहे जमीन में, तो आप क्या करोगे, भागोगे। पर अगर वहीं पर सब हाथ पकड़ खड़े हो जाके मार, जितना मारना, तो नहीं मार सकते। तो उसके लिए क्या आपको स्वतंत्रता है, और कि आप संगठन बना सकते हो, और इसी संगठन की स्वतंत्रता के अंदर ही आप क्या बना सकते हो, कोऑपरेटिव जैसे संगठन को बना सकते हो। तो आपको लगे कि आप संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, तो आप पहले तो अकेले बोले, फिर दूसरे की बात बोले, फिर घूम घूम के बोल रहे थे, फिर एक जगह में रुक के संगठित होकर बोले। ठीक है ना, आप संगठित होकर बोलने लगे, तो उसके बाद अगला क्या बच गया, आपको कहीं ठहरना भी है, तो आपको किस चीज की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता, कि आप कहीं पर भी रुक सकते हो, रह सकते हो, वहीं पर संगठन बना लियो, रुको अब। ठीक है ना, अब जब सब कुछ कर लियो, निवास भी स्थापित कर लियो, तो व्यवसाय भी कर लो, तो अंतिम क्या है, व्यवसाय की स्वतंत्रता।
तो अकेले बोलना है, सबकी बातों को बोलना है, घूम घूम के बोलना है, ठहर जाना है, एक ग्रुप बना के बोलना, फिर वहीं रुक जाना है, वहीं घर बना लेना है, और घर बना के वहीं रहते हुए फिर क्या करना है, फिर भी बोलेंगे, और उसके बाद फिर बोल बोल के नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये सारे के सारे क्या बताए गए हैं, स्वतंत्रता को बताया गया है, जिसको बोलते हैं लोकतांत्रिक स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका, पढ़ाऊंगा उसको पूरा, है ना, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 20 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 20 क्या बोलता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, देखो एक होता है क्राइम करना और एक होता है क्राइम से पहले, दो चीजें होती हैं। एक आदमी है जिसने क्या किया, कोई क्राइम किया है, किसी भी तरीके का उसने क्या कर दिया, कोई कृत्य ऐसा कर दिया जो कि कहीं ना कहीं क्या है, दंडनीय है, किसी ने अपराध किया है। तो एक अपराधी जो है वो सिर्फ अपराध कर दिया, इस बुनियाद पे उसको मारेंगे, पीटेंगे, लिटाएंगे, गोली मार देंगे, गलत है। तो अपराधी को भी एक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है ना, तो ये किसकी बात करता है, क्या, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कोई कृत्य को कर दिया है, ऑफेंस क्रिएट कर लिया है। ठीक है ना, तो अगर किसी ने कोई अपराध को किया है, अभी अपराध लेकिन क्या नहीं हुई है, प्रूफ नहीं हुई है, और अभी क्या है, जज ने निर्णय नहीं दिया है कि अपराधी है, पर हाँ किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसकी भी एक स्वतंत्रता, तो अपराधी की स्वतंत्रता या उसका जो अधिकार है उसको सुनिश्चित करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति के लिए क्या किया हो जाता, उसके लिए क्या बनाया गया यहाँ पर, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, इसी के अंतर्गत दिया गया प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है ना, मैं बताऊंगा, जिसमें एक चीज होता है कि एक व्यक्ति जिसने क्या किया, कृत्य किया है, अगर एक क्राइम किया तो एक ही क्राइम के लिए उसको एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो उसको उसके एक ही सजा मिलेगी, उससे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। फांसी लगाए, फांसी टूट गया, नीचे गिर गया, बच गया हो, तो फिर नहीं मिलेगी, नहीं गला नहीं, आज तो मार के ही रहेंगे, ला तेरा गला घोट दूं, है ना, रस्सी टूट गया तो गला दबा रहे बैठ के पुलिस वाले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, वही एक बार देंगे, नहीं मरा तो नहीं मरा, सिंपल सी बात है, नहीं नहीं आज तो उसको आज तो लटका के एकदम से, है ना, ऐसा नहीं होगा। समझ आ रहा है, तो क्या है आपका, वो था आर्टिकल 20। इसके बाद आता है आपका 21। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है ना, तो जीने की स्वतंत्रता या जीवन की स्वतंत्रता। ठीक है ना, तो इसमें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन की स्वतंत्रता में एक चीज अपने आप जुड़ा हुआ है, मरने की स्वतंत्रता। राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई ऑल्सो, आपको मरने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है ना, पर मरने की स्वतंत्रता कैसे होगी, आप सपोज करो हाथ पैर सब कट गया, इतना सा बच गया शरीर और ये थोड़ा सा, आप कुछ ही नहीं कर पा रहे हो और इतना ज्यादा दर्द में हो, क्या करोगे, उस समय जीने से ज्यादा अच्छा है कि आप मर जाओ। तो ऐसे कुछ स्थिति हो जाती है जीवन में, जब एकदम गंभीर बीमारी हो गई, गंभीर ऐसी स्थिति आ गई जिस स्थिति में आप क्या नहीं कर सकते, आपका जीवन जीना मरने से भी ज्यादा वो है दुखदायी, तो उस समय आप अपने जीवन को चुन सकते हो कि उसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, ये पढ़ेंगे, बहुत बहुत अच्छा चीज है ये, इसके बारे में जब जानेंगे तो समझ आएगा कि मरने की स्वतंत्रता क्या है। समाधि मृत्यु होती थी पहले, पता है समाधि क्या, सुने हो आप लोग कि बहुत लोग जितने भी संत हुए सबकी क्या है, अपनी समाधि है, संतों की समाधि होती थी। क्या है समाधि का अर्थ यहाँ पर, जहां मरे वो स्थल को नहीं बोल दिया संत का समाधि, समाधि मतलब उन्होंने क्या किया, उनको जब लगा कि उनके जीवन काल के चारों उपदेश पूरे हो गए। चार उपदेश कैसे थे कि उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य को जिया, ब्रह्मचर्य के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन को भी व्यतीत किया, गृहस्थ के बाद वो क्या किए, ठीक है ना, वानप्रस्थ को भी जिया, और वानप्रस्थ के बाद उन्होंने संन्यास धारण किया, और संन्यास मतलब उन्होंने अपने जीवन के सारे चीजों को जी लिया। अब उनको लगता है कि इस जीवन में यहाँ आने का उनका पूरा उपदेश पूर्ण हो चुका है, तो क्यों ना अब इस जीवन का जब उपदेश पूर्ण हो चुका है तो इस जीवन को धीरे धीरे त्याग दिया जाए, अपने आप को उस ब्रह्म में मिला लिया जाए जिसके हम रूप हैं, ये मानना करते थे। यही था साधु और संतों ऋषियों का। तो कहीं ना कहीं क्या था, यही था कि फिर उसके बाद वो क्या करते, समाधि ले लेते थे और समाधि मृत्यु होती थी। ठीक है, तो समाधि मृत्यु आज भी जैनों में चलती है, जिसको संथारा बोलते हैं। तो ऐसी चीजों का क्या करना है उसके बारे में ही बात करेंगे, समझ। तो ऐसे समाधि मृत्यु होती थी। तो एक व्यक्ति को इसलिए कि मृत्यु की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने रूप में वो क्या कर सके, पर इस मृत्यु का स्वतंत्रता मतलब ये नहीं कि फांसी लगा लिए, फांसी लगाना क्राइम है, फांसी लगा के मरना ये क्राइम है। क्योंकि जब आप फांसी लगा रहे हो, अपनी जान ले दे रहे हो, तो आप उस समय अपने मानसिक स्थिति से नहीं दे रहे हो, आपकी मनोदशा कुछ और है। भले क्यों बोलते कि नहीं तो मेरा स्वतंत्र निर्णय है, पापा मैं आपकी प्यारी बेटी, मैं अपना जान देना चाहती हूं, वो लड़का मेरे को धोखा दे दिया, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और आप भी नहीं मान रहे थे, इसलिए कोई बात नहीं, ना तो मैं उसे दोषी मानती ना आपको, आपकी प्रिय। अरे पागल हो गई है, पागल हो गई है, पिता का है, हमको लेटर लिख के भेजो, उसके पहले एक बार आओ हमसे मिलने, हम बताएंगे, छोड़ दे दूसरा मिल जाएगा।
और क्या है, भंडार लगा हुआ है, भंडारे जैसे घूमते रहते हैं, कहीं तो खाने को मिले कहीं तो मिले, पूरा भंडारा लगा हुआ है, क्या फांसी लगाना। ठीक है, पास नहीं हुए तो फांसी लगा लिए, तो नहीं हुए तो नहीं हुए, पढ़ लो अगले साल और ज़्यादा, छोड़ दो पढ़ाई, कुछ और करो। अरे जीवन जीने के 100 तरीके हैं, जरूरी है कि एक ही तरीके में जिंदगी जिया जाएगा? नहीं, बहुत सारी चीज़ें ना जीवन जीने के, तो काहे को फांसी लगाना। जैसे फांसी क्राइम है और किसी को फांसी लगाना भी नहीं चाहिए, और फांसी जो लगाते हैं वो कभी भी आंतरिक नहीं होता, बाहरी चीज़ों से। मोस्टली लोग फांसी काहे लगाते हैं, जब उनकी जो बोलते हैं ना आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जानते हो क्या होता है? किसी व्यक्ति की पहचान, जब किसी व्यक्ति को अपनी पहचान ही नहीं दिखती ना, तो वो फांसी लगाता है। अब पहचान नहीं दिखती मतलब क्या, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब अब वो दुनिया में नजर नहीं मिला पा रहा है, या दुनिया में वो अपने आप को उस रूप में नहीं देख पा रहे जिस रूप में वो दुनिया में हुआ करता था। मतलब उसको ये लग रहा है कि अब मेरे सिर्फ तिरस्कार के लिए ही बनाऊं, जब उसको लगता है कि मैं तिरस्कार के लिए बनाऊं तो मैं निपट लेता हूं। पर इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। क्या क्या तिरस्कार के लिए बना है? और पैदा हुआ था तो कौन से तुम्हारा बहुत स्वागत हुआ था? कौन स्वागत किया था? माँ बाप बस थे, दुनिया आके स्वागत करने आई थी क्या, कि चलो लल्ला पैदा हुआ है, चलो देख लें यही प्रधानमंत्री बन जाएगा, नरेंद्र दामोदर दास इनके घर पैदा, कोई नहीं देखने आया था। वो अपने कृत्य से बनते हैं, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो अपने कृत्य से बनते हैं, ऐसे नहीं बन जाते। तो अल्टीमेटली ये कि अगर आप पैदा हुए थे तब आपने कोई कृत्य को नहीं किया था और उसके बाद आपने कुछ बनाए, तो कर बिगाड़ा भी तो आपकी कृत्य ने बिगाड़ा है, बना लेंगे वापस, इतना ही तो समझना है। तो इसीलिए यहाँ पर फांसी को नहीं दिया गया है। मरण जो है यहाँ पर दूसरे तरीके का है, और वो खास कर क्या है, स्वास्थ्य के लिए है, कि आपकी ऐसी स्वास्थ्य स्थिति नहीं हो पाई है कि आप अब जीना आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो बताऊंगा उसके बारे में भी। ओके, उसके बाद आता है आपका 21 का के अंदर हाँ यहाँ पर जीवन की भी स्वतंत्रता है। जीवन क्या है, क्या है भाई जीवन? कैसे है भाई जीवन की स्वतंत्रता? जी रहे हैं, सांस ले रहे, जीवन है? क्या है जीवन? जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? ये सांस है, जीवन नहीं है। जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? ये सांस ले लेके बता रही है, यही जीवन है सर। अच्छी हवाएं आती हैं, गंदी हवाएं निकाल देते हैं, वो जीवन नहीं है, ठीक है ना, तो तुम्हारा पेट खराब है। जीवन क्या है वो बताओ, क्या है जीवन? हाँ, प्राइवेसी। तो यही जब पता होता कि जीवन क्या है तो जी लेते नहीं। लाइफ क्या है? व्हाट इज लाइफ? और किसको बोलोगे जीवन की स्वतंत्रता? कैसे जियोगे? हाँ, तो अब मैं बोलूंगा कि आप एक काम करो, मैं आपको ये इधर छोटा सा डब्बा बना ले आता हूँ, ओनिडा टीवी वाला, उसी में से गेट बना दूंगा, रहना वहीं रोज, उसी में सोना, उसी में रहना। जी लोगे? कैसे जी लोगे यार? फिर बोलूंगा एक घर दे देता हूँ, आप जी लो, जी लोगे? नहीं जी पाओगे। खाने नहीं दूंगा तो कैसे? तो खाना मिलना चाहिए सही रूप में, आपको क्या मिलनी चाहिए? जगह मिले, सो पाओ आप, है ना, सही से आपको क्या हो, तो जो भी आपके जीवन के मूलभूत आधार हैं उसकी प्राप्ति करना देना, या उसको आप तक पहुंचाना, ये भी क्या है, एक आपके मौलिक अधिकार है। इसकी आप मांग कर सकते हो अपनी सरकार से, अपनी जगह से, और धीरे धीरे उसको दिया जा रहा है कि लोगों की निजता होनी चाहिए, वो अपना जो कर्तव्य कर रहे हैं उसको वहीं पर करना है। निजता के नाम में निर्जलता जो क्या होते हैं वो कर रहे हैं, वो नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ भी देख रहे हैं, सर मेरा निजता है, निजता का अधिकार मत हनन करो। तो मैं कौन सा हनन कर रहा हूँ? तो खुद का निजता का अधिकार हनन करके रखा हुआ है, निजता के नाम पे अलग अलग गंदी गंदी वीडियो दिखता है, चल मार खाएगा, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए। भोजन का अधिकार आपके लिए ज़रूरी है, भोजन आपका सोना चाहिए। सरकार क्यों चला रही है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 1 रुपये में चावल काहे बांट रही है? कुछ तो होगा इसके पीछे कारण, है ना। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, और वो उनका एक क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है। 21 का में क्या दिया गया है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। अब इसको पढ़ाऊंगा जब अभी पूरे डिटेल में, तब बताऊंगा। तो 21 का में है शिक्षा का अधिकार। 22 में देखो यहाँ पर क्या होता है, क्राइम हुआ था, ठीक है ना, क्राइम हो गया था, लेकिन अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ था, और वो एक अपराधी थे और उस अपराधी की सुरक्षा के लिए बात हुई थी। 22 में क्या होता है, यहाँ पर बोलते हैं डिटेंशन से संबंधित कानून। डिटेंशन मतलब होता है किसी को आप उठा के ले आए हो, हाँ, गिरफ्तारी, ठीक है। अब गिरफ्तारी दो रूप में की जाती है। एक गिरफ्तारी होती है कि किसी व्यक्ति ने कोई कृत्य को किया, ठीक है ना, कोई क्राइम को उसने कर दिया, तब उसको गिरफ्तार करोगे। और जब कोई क्राइम को किया फिर गिरफ्तार करते हैं, तो उसके लिए क्यों करते हैं गिरफ्तार? उसको सजा देने के लिए, ठीक है। तो एक गिरफ्तारी होती है सजा देने के लिए या सजा दिलाने के लिए, ठीक है।
उसको बोलते हैं पनिशमेंट वाली, प्यूनिटिव डिटेंशन। जब हम किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार करते हैं ताकि उसको सजा दिलाई जा सके उसने जो गलत कृत्य किया है उसके लिए। एक दूसरे प्रकार की गिरफ्तारी होती है, सिर्फ इस बात पे या इस आभास पे या इस एहसास पे हम उसको गिरफ्तार कर लेते हैं कि ये व्यक्ति आगे भविष्य में जाकर कोई गलत कृत्य या कोई क्राइम करेगा। जैसे मान लो आज इंटेलिजेंस वाले ने बोला, ठीक है, कि शाम को 5 बजे 6 बजे की ये बिजली अधिकारी का प्लानिंग है, ये वाले बिजली ऑफिसर बैठा है, इसका प्लानिंग है कि बिजली के पूरे लाइन जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ इनके पास चार्ज है, ये वहाँ पर बम लगा देगा। तो उसको बम फोड़ने का इंतजार तो नहीं करेंगे, 5 बजे तक रुक जाते, फूटने देते, फिर अरेस्ट करेंगे। इसको तो अभी पकड़ना जरूरी है ना। 5 बजे फुटेज गया तो क्या करोगे, है तो इसको पहले पकड़ेंगे, है ना, फिर इसका टेस्टर चेक करेंगे करंट आ रहा है कि नहीं करेंगे ना। तो हाँ, तो ऐसे 2 प्रकार से गिरफ्तारी होती है। एक गिरफ्तारी क्या होती है, कृत्य को करने पे, और एक होती है इस आभास पे कि उस कृत्य को वो करेगा। जैसे कि खासकर इसको कब करते हैं, पोटा कानून, टाडा कानून, टेररिज्म कि आतंकवादी हमला करवाएगा, ये सब चीज़ों के लिए इसको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब इसको हटाने की बात हो रही है, किसी भी देश में नहीं है, लोकतांत्रिक किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं है, भारत बस से जहाँ पर है ये चीज़, नहीं तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसे कानून नहीं थे, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर क्या किया गया, डाला गया है कि ऐसा अगर कोई कृत्य करेगा तो उसके पहले ही उसको अरेस्ट करके रखेंगे, जरूरी भी है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या किया 22, तो 22 और 20 में समझ आया क्या अंतर है। 20 में उस अपराधी का संरक्षण जिसने अपराध कर दिया उसके साथ क्या होना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि सजा जो होगी वो सजा के रूप में हम उसको देख रहे हैं मेनली, ये बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 23 और 24, ठीक है। ये क्या है, शोषण के विरुद्ध। तो शोषण किसका होगा, महिलाओं का होगा, बच्चों का होगा, अल्पसंख्यकों का, ऐसे लोगों का होगा जो भी क्या है कमजोर वर्ग है, तो कमजोर वर्ग का शोषण है। तो इनके शोषण के लिए 2 प्रकार की बातें करता है। 23 किस चीज की बात करता है, हाँ, बलात्श्रम, फोर्स्ड लेबर, ठीक है ना, कि किसी भी व्यक्ति से आप क्या नहीं कर सकते, बलात्श्रम नहीं करवा सकते। क्या होता है बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी। क्या है, बाबू सुनो ना 5 बजे आना, तो जा रहा है बेचारा, सुनो ना 9 बजे छोड़ देना, जा रहा है बेचारा, ये बंधुआ मजदूर है, ये बंधुआ मजदूर है मैं बता रहा हूं इन बंधुआ मजदूरों को पकड़ना है, यही बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई पैसा तो मिले कम से कम, है पैसा तो मिले, पेट्रोल का तो खर्चा है, नहीं, और पेट्रोल खर्चा भी क्या है, वो पेट्रोल का गाड़ी थोड़ी रहेगा भाई, घुमा रहे हैं उसका भी खर्चा है ना। कई लोग तो उम्मीद में घुमा रहे हैं कि एक दिन खर्चा मिलेगा, मन में है ना कि भाई कि ये है हमारा मालिक, ये हमारा आका है आका बोल रहा है चिराग के लिए 5 बजे तुम आ जाओ, तो पहुंच जा रहे हैं। तो भाई इनको अधिकार कौन देगा, इनका अधिकार भी तो सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आका बस प्रस्तुत हो जाए, तो अधिकार कौन देगा, हम ही देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये वाला ही बंधुआ मजदूरी चलता है ना। दूसरा और तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बंधुआ मजदूरी नहीं होना चाहिए, जो भी व्यक्ति है उसको जो कार्य करा रहे हैं उसके लिए उसको पैसा दिया जाए, जितना वो कार्य करना चाहता है उतना ही करे। कार्य की एक सीमा होनी चाहिए कि एक दिन में 9 घंटे ही काम करो, 10 घंटे मत करो। ऐसा नहीं कि आपने किसी को नौकरी में रख लिया 15 घंटे काम करा रहे हो, तो एक सही रूप में चीजें हों। तो उसी में से एक चीज आया गया फोर्स्ड लेबर, ठीक है ना। तो बलात् श्रम जो है उसको कहीं ना कहीं नहीं करना है, बताऊंगा अभी, ठीक है ना। ये लोग बहुत बलात् श्रम कराते हैं। हाँ, बलात् श्रम के बाद क्या है अगला, ठीक है ना, कि बच्चों को, छोटे बच्चे या जो भी है उनको श्रमिक नहीं, बाल श्रमिक, है ना, कि जो ऐसे कोई भी कार्य क्षेत्र जहाँ पर, यहाँ पर हर कार्य क्षेत्र नहीं आता, कुछ ऐसे कार्य क्षेत्रों की बात कर रही है जहाँ पर क्या हो रहे हैं, कैसे इंडस्ट्रीज हैं जो हैजर्डियस हैं। हैजर्डियस मतलब कि जहाँ पर कोई घटना हो सकती है या जो ऐसे चीज़ों से डील करते हैं, तो वहाँ पर इनके को श्रम नहीं कराया जाएगा। दूसरी बात होता है कि बाल श्रम तो वैसे भी क्या है, मना है, पर हाँ कुछ बच्चों को घर की जो काम है वहाँ पर कराया जा सकता है काम, लेकिन उसमें भी ये लाइन बोल दिया गया है कि जब उनका शिक्षा का समय होगा उसके बाद। घर का खुद का टी स्टॉल है, आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन टी स्टॉल पे तभी तक खड़े होंगे जब तक पढ़ाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो पिक्चर देखो गंगाजल, तो गंगाजल पिक्चर क्या होता है, अजय देवगन आता है, मानिक राम वो रहता नहीं है, मंगनी राम, पहले जो बोलता है गलती हो गया, बाप को नहीं पहचाने थे, मालिक को नहीं पहचाने थे, तो मंगनी राम बाद में क्या खोलता है, टी स्टॉल खोलता है गंगाजल पिक्चर में। तो मंगनी राम जो टी स्टॉल खोलता है तो वहाँ पर आ जाता है कौन, अजय देवगन, है ना। तो उसको बोलता है कि बच्चे लोग को भेजता है कि जा मालिक साहब आए हैं, चाय पिला, चाय पिलाते हैं। तो बोलता है साहब आप हम ईमानदारी से काम करते हैं, चाय भी जो है देखो यहाँ पर ये बच्चा लोग मस्त हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, चाय पिलाते हैं। तो बोलता है इन लोग को स्कूलिंग, तो बोलता पढ़ लिख लिए तो हमारे जैसा फिर कुछ गलत कर लेंगे, कम से कम यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, 2 बंद का पैसा कमाते हैं। तो क्या बोलता है कि एक ही शर्त पे चाय पीऊँगा कि कल से बच्चे लोग को तुम स्कूल भेजो और तुम अपना आ जाओ लेटर लेके, तो तुम्हारी फिर से बहाली कर देते हैं।
तो ये यही है कि उस बच्चों को तुम कम से कम शिक्षा के समय पे नहीं कराओगे, तो ये अजय देवगन सीख देखेगी हमें, ठीक है, किस चीज़ का राइट टू एजुकेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है? ये पिक्चर में क्या है, देखो पिक्चर में जो चीज़ों को निकाला जाता है ना, सोच है, वो एक सोच होती है, और ऐसे लोग बैठते हैं ना सोचने के लिए हर तरफ से, ठीक है ना। तो ये था, पढ़ा था ना वो आदमी, तभी तो आईपीएस बना, तो ऐसे बात करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे नहीं कर देगा, तो आईपीएस था वो आदमी, मजाक थोड़ी चल रहा था, ठीक है। इसके बाद क्या आपका 25 से लेकर 28, ठीक है। तो 25 में क्या करते हैं कि धर्म संबंधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, धर्म की अभिव्यक्ति है एक्चुअल में, कि आप जिसके चाहो उसकी उपासना कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना, आपको जैसा पूजा करना है, जो करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो धर्म की स्वतंत्रता का पहला है यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति धर्म को जिस रूप में चाहे उस रूप में पूजेगा और स्वीकार करेगा। अच्छा, तो ये तो 25 में दिया है। 26 में क्या दिया है? हाँ, जो धार्मिक संस्थान बनाई जाएंगी, ये सारी चीजें बनाती हैं, तो उनको स्वतंत्रता दी जाती है कि वो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करेंगे, जैसा उनको मन करे वैसा, उसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका 27, कि जो धर्म है उसमें कर नहीं लगेगा, कर से स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है ना। कर के स्वतंत्रता को समझेंगे कि धार्मिक कार्यों के लिए कोई किसी से कर नहीं लिया जा सकता, या धर्म का कोई संस्थान है तो वो कर नहीं पटाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका 28, यहाँ पर क्या बताया गया कि कुछ संस्थाएं जो हैं, उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देनी है या नहीं देनी। तो इसमें भी 4 प्रकार की संस्थाओं के बारे में बात करेंगे, और जहाँ पर बात करेंगे कि धार्मिक शिक्षाएं वहाँ पर लोगों को देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 29 और 30, माइनॉरिटी एंड कल्चरल राइट, है ना, जो क्या है अल्पसंख्यक और इसके साथ साथ सांस्कृतिक अधिकार जो है, या शैक्षणिक अधिकार। तो 29 में क्या बात करता है? अल्पसंख्यकों का भाषा लिपि जो है, जो भी अल्पसंख्यकों का अपना खुद की संस्कृति है उसको वो संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्पसंख्यक, पर यहाँ पर अल्पसंख्यक के साथ साथ अगर देखोगे तो बहुसंख्यक भी आ जाएंगे, क्योंकि हर जगह का अल्पसंख्यक किसी और जगह का बहुसंख्यक भी हो सकता है, वाह। और कहीं का बहुसंख्यक, कहीं का अल्पसंख्यक भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम क्या है? बहुसंख्यक है, हिंदू अल्पसंख्यक है। हमारे राज्य में क्या है? उल्टा है। तो क्षेत्र के हिसाब से भी ये है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक बोले तो कोई कम एकदम फिक्स है कि यही अल्पसंख्यक होगा। अल्पसंख्यक देखा जाएगा क्षेत्र दर क्षेत्र कि किस क्षेत्र में कौन कैसा रहता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखेंगे। फिर अल्पसंख्यकों की द्वारा जो शैक्षणिक संस्थाएं बनाई जाती हैं, ठीक है ना, या ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो इनकी है, उनमें कौन सी शिक्षा देनी है, कौन सी शिक्षा नहीं देनी है, और वो अपने संस्थाओं को किस रूप में स्थापित करेंगे या चलाएंगे, उससे संबंधित प्रावधान किया गया है 30 में, या उनसे संबंधित अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 32, ये तो हटा दिया गया, ठीक है। 32 और 32 में क्या किया गया? संवैधानिक उपचार, मतलब इसको बोलते हैं आपका न्यायिक समीक्षा का अधिकार, एक प्रकार का न्यायिक समीक्षा ही है कि अगर संविधान में आपका ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि न्यायालय क्या करेगा कि आपकी अगर ये स्वतंत्रताओं को छीना जाएगा तो आप वहाँ पर सीधा जा सकते हैं और संविधान इसको करेक्ट करके देगा। उसके लिए उसने क्या किया है, अलग अलग क्या बनाए हैं, रिट का प्रावधान है 32 के अंदर, रिट का प्रावधान है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, ये हृदय है, संविधान का हृदय है, ठीक है ना, हृदय और आत्मा है, इट इज एन हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का हृदय भी है और आत्मा भी है। क्यों? क्योंकि अगर यही ना होगा तो मौलिक अधिकार का संरक्षण नहीं हो पाएगा। न्यायालय पे जाओगे ना, अगर मौलिक अधिकार का, तो न्यायालय संरक्षण कहाँ से करेगा? यहीं से करेगा, समझ आ रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हृदय और आत्मा, और जिसके अंतर्गत भी आपके क्या दिए गए हैं, अलग अलग रिट का प्रावधान किया गया है। रिट क्या होती है? एक प्रकार की वैधानिक अधिकार होती है या एक वैधानिक ऑर्डर होती है जो कि न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिससे न्यायालय किसी व्यक्ति को या किसी भी संस्थान को कुछ करने अथवा ना करने के लिए बाध्य करता है। दोनों कर सकता है कि आप ये काम करिए या तो आप इस काम को मत करिए, इसको छोड़ दीजिए, दोनों ही चीज देगा ना। कि भैया कोई छोटा न्यायालय है, वो क्या कर रहा है, अपने से ज्यादा जाकर बात कर रहा है, बोले तू छोटू है, ज्यादा बात नहीं कर, समझ आ रहा है। एक व्यक्ति को बोल दिया कि तुम इधर आके प्रस्तुति करो, तो कुछ करने और नहीं करने दोनों का प्रावधान करता है ये। और इसके में अलग अलग रेट दिए गए हैं, जैसे कि आपका क्या है, हेबियस कर्पस, मेंडमस, सर्टोरेरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, ठीक है ना। अब इसका हिंदी बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। बंदी प्रतिक्षण है ना, तो खतरनाक हिंदी, इंग्लिश ज़्यादा आसान इसका, ठीक है, उसको बता दूंगा से, ठीक है। तो ये क्या है, ये टोटल इस तरीके से 32 के अंतर्गत क्या दिया गया है। अभी तो जो प्री में क्वेश्चन आ रहा है ना, जिस तरह से प्री में प्रश्न आ रहा है, वो तो यही पूछते हैं बस, कौन सा कहाँ पर है, ये तो खत्म हो गया, पर हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि मेंस में क्या बोलेगा, आर्टिकल 25 को लिख के दिखाओ। मेंस में इस बार क्वेश्चन क्या था, आर्टिकल 21 का आया था और आर्टिकल 25 से लेकर 28 आया था,
इस बार का मेंस का पेपर देखे थे तो ये दोनों क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। और रही बात मौलिक अधिकार में, तो केवल ये नहीं है, मौलिक अधिकार में लेके 12 से लेकर 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो यहाँ पर दिए गए। समझ आ रहा है? पढ़ के आने बोला था इसको भी मैंने आपको, किसको याद करके आना। अभी सबको क्लियर है? तो ये क्या है आपका, ये मौलिक अधिकारों की सूची है और इसके साथ साथ ये कहाँ से दिया है, 12 से 35 तक दिया है, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ें थी। अब मौलिक अधिकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है ना। सामान्य विशेषता जो आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित याद रखना है, ठीक है। बोर्ड में ध्यान रखेंगे, बुक बाद में बुक, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार की जो क्या है सामान्य विशेषता है उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। पहली बात तो इसका नाम मौलिक अधिकार क्यों रखा गया। मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार ही क्यों कहते हैं, ठीक है ना। आम अधिकार क्यों नहीं बोल देते, जनता अधिकार क्यों नहीं बोल देते, जन अधिकार क्यों नहीं बोल देते, इसको मौलिक अधिकार ही क्यों कहते हैं। क्योंकि ये राज्य की या राष्ट्र की सबसे मूल कानून के द्वारा दी जाती है, जो सबसे मूल्य कानून है, जो कि क्या है, बेसिक लैंड ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ लैंड है, ठीक है ना। बेसिक लॉ ऑफ लैंड जो क्या है, जो हमारी भारत भूमि है, इस भूमि का सबसे मूल्य कानून है, उस कानून से इसको प्रस्तुत किया गया है, और वो कानून क्या है, संविधान है। इसीलिए इसका नाम क्या है, मौलिक अधिकार। तो नाम इसका मौलिक अधिकार क्यों पढ़ा गया है, क्योंकि ये मूल्य कानून जो है, या जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है, उस कानून के द्वारा दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है, पहली बात तो अभी जो एक पॉइंट बताया ध्यान रखना है ना, दूसरा पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। तो कहां से प्रस्तुत किया गया, इसको संविधान के द्वारा दिया जाता है, संविधान के द्वारा, इसीलिए इसको मूल अधिकार कहा गया है। दूसरी बात जो मौलिक अधिकार है, इसके संबंधित दूसरी बात क्या आती है, ये कि जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये किसी व्यक्ति के संपूर्ण या संकीर्ण विकास के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास तभी सुनिश्चित होगा जब उसको मौलिक अधिकार दी जाएगी, अगर वो नहीं दी जाएगी तो उसका संपूर्ण विकास हो ही नहीं सकता। तो चतुर्मुखी विकास किसका, एक व्यक्ति का। तो एक व्यक्ति का चतुर्मुखी विकास के अंतर्गत कौन कौन से विकास आते हैं, हाँ, सबसे पहले क्या आता था, शारीरिक विकास। संपूर्ण विकास कैसे होगा, जब आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, तो शारीरिक विकास, ठीक है ना। तो शरीर का विकास, शारीरिक विकास, हाँ। शारीरिक विकास के बाद दूसरा मानसिक विकास, ठीक है ना, मानसिक विकास, अच्छा। मानसिक विकास के बाद तीसरा बौद्धिक विकास, ठीक है ना, तीसरा क्या आपका बौद्धिक विकास, और चौथा क्या आपका आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक, ठीक है। तो ये चारों विकास सुनिश्चित होगा जब आप क्या करेंगे, मौलिक अधिकार आपको दिया जाएगा। क्या आपका शारीरिक विकास हो पाएगा बिना मौलिक अधिकारों के, तो बोले कैसे नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। पर उसमें मौलिक अधिकार में क्या बोला गया है, जीने का अधिकार स्वतंत्र है ना, और जीने का अधिकार में तो आपको क्या है, राइट टू फूड भी है। बिना भोजन के क्या जी लोगे, हाँ। आपको जब ये इस अस्पृश्यता का ही अगर बात कर लें, अगर अस्पृश्यता चलता तो कई लोगों को तो खाना भी नहीं मिलता, भाई तू छूत तू भाग यहाँ से, शूद्र है, ऐसा करते थे ना, ये सब चीजें हो रही थी। तो अल्टीमेटली वो व्यक्ति का कहाँ से कुछ हो पाता। तो पहली बात तो उस किसी का शारीरिक विकास ही नहीं हो पाएगा, मानसिक विकास का सवाल ही नहीं उठता। उसको पढ़ने का, पानी पीने का, ये घाट से पानी नहीं निकालने दे रहे हो तो मरेगा ही ना। एक समय था ना कि वो घाट से पानी भी नहीं यूज करेगा, जिस घाट में या नदी के किनारे जाके वहां से उस नदी से पानी नहीं ले सकता और रहता उसी गांव में, तो क्या करेगा वो। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी, तो ये सबको खत्म करने की बहुत जरूरी थी। तो तभी एक व्यक्ति का संपूर्ण चतुर्मुखी विकास हो पाएगा जब उसको मौलिक अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद मौलिक अधिकार जो है वो क्या करती है, कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा को पूर्ण करती है। मौलिक अधिकार ही क्या करती है, राजनीतिक लोकतंत्र को पूर्ण करती है। राजनीतिक लोकतंत्र कैसे राजनीतिक लोकतंत्र को कर रही है, क्योंकि ये लोगों को दिया गया है, यह हमारा अधिकार है। और ये हमारा अधिकार क्या है, जो हम अपने, जो भी हमारी रूलिंग बॉडी, चाहे वो सरकार हो या कोई भी हो, हम उसके सामने अपना ये अधिकार रख सकते हैं कि हमारा ये अधिकार आपको देना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, लोगों को एक लोकतांत्रिक शक्ति दे रहा है कि वो अपने राजनीति में अपने सरकार से क्या कर सके, इसकी मांग कर सके, और उसको नहीं देने पर सरकार को क्या करना होगा, जवाब देना होगा।
किसी भी रूप में जवाब देना होगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, लोगों की जो लोकतंत्र में, जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसमें लोगों की बातों को रखने पे मददगार होता है। समझ आ रहा है? तो इसलिए बोलते हैं कि ये क्या करता है, आपका राजनीतिक लोकतंत्र को भी स्थापित करता है। समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें से कुछ मौलिक अधिकार कैसे दिए गए हैं, उनमें कुछ सीमाएं हैं, और कुछ मौलिक अधिकार कैसे हैं, पूर्ण हैं, मतलब उसको एब्सोल्यूट टर्म में दिया गया है। ठीक है ना? ये बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार पूजनीय है, तो पूजनीय नहीं है, सैक्रोसेंट नहीं है। क्यों? वो पूजनीय इस वजह में नहीं है क्योंकि उनमें भी कुछ सीमाएं हैं। सैक्रोसेंट तो पूजनीय तो वही है ना जिसमें किसी भी कोई भी सीमाएं नहीं, जो असीमित है, पर इसकी क्या है, इसमें सीमाएं स्थापित की गई है। सीमा स्थापित की गई है, बस पूर्ण रूप से, अगर पूर्ण रूप से देखेंगे तो केवल एक ही मौलिक अधिकार दिया गया है, जो कि क्या है, अनुच्छेद 17, और बाकी सब क्या है, सीमित है। तो शेष जो है वो सीमित है। क्लियर है? तो पहली बात तो क्या है, संविधान के द्वारा दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या है, मौलिक अधिकार। इसमें क्या होता है, व्यक्ति की चतुर्मुखी विकास हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। इसके बाद क्या आपका, ये राजनीतिक लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत करता है। ये क्या करता है, सीमा को सुनिश्चित करता है। ठीक है ना? क्लियर है सभी को? वेल एंड गुड। अच्छा, इसके बाद मौलिक अधिकार और क्या करता है, इसके बाद मौलिक अधिकार की एक विशेषता ये है कि देखो, मौलिक अधिकार में से कुछ मौलिक अधिकार क्या हैं, केवल भारतीयों के लिए हैं, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को ही दिए गए हैं। ठीक है ना? तो देखो, तीन प्रकार के नागरिक, अगर नागरिक की बात करेंगे तो इसमें तीन तरह की चीजें, एक होगा आपका भारतीय नागरिक, ठीक है, और फिर होते हैं आपके विदेशी नागरिक, विदेशी। ठीक है? अभी विदेशी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं दुश्मन देश के, और एक हो सकते हैं मित्र देश के। ठीक है ना? तो एक होते हैं आपके मित्र देश के, दुश्मन देश के बोलते हैं एनिमी एलियन। क्या बोलते हैं? एनिमी एलियन। ये किसके हैं? दुश्मन देश के। ठीक है? और एक होता है आपका मित्र देश। ठीक है ना? उसको बोलते हैं फ्रेंडली एलियन। फ्रेंडली एलियन, ये किसके है? मित्र देश। तो जो हमारे मित्र देश के लोग हैं, देखो, इनको किसी भी तरीके का मौलिक अधिकार नहीं है, किसी भी तरीके का नहीं। अब ये जो मित्र देश हैं, इनको और भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दी गई है। तो इसको दो रूप से दी गई है। जो भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, तो उनको कौन से मौलिक अधिकार है? सभी है, उनको तो सभी दिया जाएगा ना, तो हमारे वाले को तो सभी है। पर जो विदेशी है उनको कुछ मौलिक अधिकारों को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार दिए गए। ठीक है ना? तो भारतीयों को सारे मौलिक अधिकार हैं, जो विदेशी हैं, विदेशी मतलब ये वाले, इनको भी सारे मौलिक अधिकार हैं, पर कौन कौन से नहीं है? तो सारे हैं, सारे दिए गए हैं, परंतु इसमें क्या है, कुछ अपवाद हैं जो कि केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है? तो अपवाद क्या है? ठीक है, ये केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है ना? ये आपको उनको नहीं मिलेगा। तो इनको कौन कौन से नहीं दिए जाते, याद रखना। 15, जैसे लिखूंगा ऐसे लिखना है ना, समझना है। 16, ठीक है, 15 दूनी कितना होता है, यहां लिखो। 15 के एक बाद क्या आता है, 29, 30 से एक पहले क्या आता है, ठीक है। तो 15, 16, 30, 29, और 29 से 100 सीधा लाइन खींचूंगा तो क्या दिखेगा यहाँ पर, 19। ठीक है? तो ये जो है आपके मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, 16 के अंतर्गत, 30 के अंतर्गत, 29 के अंतर्गत और 19 पे दिए गए हैं, ये मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को है, ये विदेशियों को नहीं है। और बचे हुए मौलिक अधिकार जो है वो दोनों के लिए ही है। समझ आ रहा है? ये क्लियर हुआ? 15, 16, 29, 30 और 19, इसको ध्यान रखना। ऐसे याद होगा 15, ये देखो इधर 15 लिखा है, 15 के जस्ट नीचे देखो तो क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, इसके जस्ट ऊपर क्या लिखा है, ऐसा लाइन खींचो तो क्या दिख रहा है, 19 दिखेगा ना। याद हो गया? ऐसा ध्यान रखना, माइंड मैपिंग करना जरूरी है। 15, 16, 30, 29 और 19। क्लियर है सभी को? तो मौलिक अधिकारों में क्या है, कुछ भारतीयों को दिए गए हैं और कुछ क्या है, विदेशियों को दिए गए। मतलब भारतीयों को तो पूरा ही है, विदेशियों को कुछ दिए गए हैं और बहुत सारे नहीं दिए गए। जो नहीं दिए गए हैं वो ये है। ठीक है, एक बार और आते हैं। भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है, चतुर्मुखी विकास के लिए जरूरी है, लोकतांत्रिक लोकतंत्र स्थापित करता है। ठीक है ना? कुछ सीमित है और कुछ क्या है, पूर्ण है। पूर्ण एक ही है, जो कि क्या है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। उसके बाद क्या है, कुछ भारतीयों के लिए है और कुछ विदेशियों को कुछ दिए गए हैं, भारतीयों के लिए तो सारे ही है। ठीक है, अब इसके बाद मौलिक अधिकारों की विशेषता में और देख लेते हैं। ठीक है ना? जब क्या लगता है हमारे भारत में आपातकाल, तो आपातकाल के समय पे मौलिक अधिकारों पे कुछ परिवर्तन होता है। तो एक और वो आएगा आपातकाल।
ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत आपातकाल की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान बोलता है कि 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं, ठीक है ना, संविधान बोलता है कि 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत। 52 के तहत लगता है, इसको बोलते हैं आपका राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। 56 के अंदर लगता है, इसको बोलते हैं आपका संवैधानिक आपातकाल, प्रेसिडेंट रूल या संवैधानिक आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। और इसको क्या बोलते हैं आपका वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जब ये दोनों लगता है तो इस समय मौलिक अधिकारों पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो वैसी के वैसे ही रहते हैं। ये दोनों आपातकाल, वित्त आपातकाल या तो संवैधानिक आपातकाल या बोल सकते हैं प्रेसिडेंट रूल लगने पर मौलिक अधिकार ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर जब हमारे भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में क्या करते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय पर कुछ उपबंधों को हटाया जाता है, और कैसे होता है वो समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो याद रखना कि यहां पर भी 3 कंडीशन को रखना। पहला, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी समय नहीं हटाए जाते, सस्पेंड किए ही नहीं जाते, तो इनको तो हटाते ही नहीं, आपातकाल में भी नहीं हटाते। तो ये 20 और 21 क्या होंगे, कभी नहीं हटाए जाते, कभी नहीं हटाए जा सकते, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका अनुच्छेद 19, ठीक है ना। जब राष्ट्रीय आपातकाल, देखो राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसको लगाने के लिए क्या है, आपके 3 ग्राउंड हैं, ठीक है ना। 3 ग्राउंड दिए गए हैं कि मतलब ये 3 चीज होगा तो हम आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें पहला ग्राउंड देखो, उसमें क्या क्या ग्राउंड है। पहला है युद्ध, कि किसी देश से हमारा युद्ध हो जाए, वॉर, ठीक है। उसके बाद होता है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहिर आक्रमण, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका बाहिर आक्रमण। तो अगर आपातकाल हमारे देखो तीन ग्राउंड में लगते हैं। पहला क्या आपका युद्ध, वॉर, ठीक है। दूसरा क्या आपका बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह जिसको बोलते हैं आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है ना। सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, हथियार लेकर जब किसी ने क्या किया है, देश के अंदर ही कोई लोग हथियार लेकर उठ गए, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन। तो जब ये दोनों से लगता है, ये दोनों से, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, क्या बोलते हैं, बाहरी आपातकाल। और ये लगता है, इसको बोलते हैं आंतरिक आपातकाल, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन पे आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपातकाल क्या है, इसमें लगा हुआ है, किसमें, समझ आ रहा है। तो उस स्थिति में आर्टिकल 19 स्वतः ही क्या हो जाएगा, स्वतः हट जाएगा, समाप्त नहीं होगा, हटा दिया जाएगा। और जैसे ही आपातकाल खत्म होगा वो फिर से खुद ही आ जाएगा। तो ये क्या होता है, इसका ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है, ये स्वयं ही। बाकी आपातकाल आप पढ़ेंगे हम लोग आगे, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो ये क्या होता है, ये स्वतः होता है, ये स्वतः हटता है या स्वयं हटता है, स्वयं हटता है, और स्वयं ही इसको फिर से वापस लागू कर दिया जाता है, ठीक है। पर वहीं पर अगर हम लोग बात करें, उसके बाद बात करें जो बचे हुए हैं, तो ये क्या होता है, स्वतः हटता है और स्वतः ही आ जाता है, ये कभी नहीं हटते। और जो शेष है, ठीक है ना, बचे हुए, उसको राष्ट्रपति एक ऑर्डर से क्या करते हैं, हटा सकते हैं। अब राष्ट्रपति ऑर्डर ऐसा निकाले नहीं, आपातकाल लगा, राष्ट्रपति ऑर्डर नहीं निकाले तो नहीं हटेगा, केवल 19 हट जाएगा, बाकी को राष्ट्रपति एक ऑर्डर से हटाएंगे। ऐसा नहीं कि आपातकाल लगा और हट गया, आपातकाल लगते ही केवल 19 हटेगा, 20-21 तो हटेंगे ही नहीं, ठीक है। और बचे हुए राष्ट्रपति अपना क्या करेंगे, एक ऑर्डर निकालेंगे और उस ऑर्डर से हटाया जाएगा, ठीक है। ये लिखा है 358 में, लिखा है 359 में, बाद में देखेंगे, अभी रहने दो, है ना। वो स्वतः हट जाएंगे। तो एक क्या होते हैं, स्वतः हटते हैं, कौन से, 19, और वैसे ही स्वतः वो फिर से हो जाते हैं। 19 को छोड़कर जितने भी शेष हैं, 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 कभी नहीं हटते, और जो बचे हुए हैं वो प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के ऑर्डर से हटते हैं। और राष्ट्रपति अगर ऐसा ऑर्डर ना निकाले आपातकाल आने के बाद भी, तो नहीं हटेंगे, समझ आ रहा है। अब इसको क्यों नहीं हटाते, ये जरूरी है। किसी को भी उठा के अरेस्ट कर लिया और उसको जाकर गोली मार दी, क्या होगा,
जिंदगी की स्वतंत्रता है ना, आपातकाल लगा के गोली मार रहे हैं आपको खोज खोज के, आपातकाल घर के बाहर निकला ठाए, तो ये गलत है ना। इसलिए तो आपातकाल को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपातकाल काला समय था, यही तो कारण है ना, क्योंकि वो आप अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया और आप क्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आपातकाल के नाम पे, है ना। आपातकाल में उत्पाद मचा दिए, तो गलत है ना, तो ये नहीं करना है। क्लियर हो रहा है? तो ये क्या आपका राष्ट्रीय आपातकाल। क्लियर हो रहा है सभी? तो मौलिक अधिकारों की विशेषता में क्या है आपका, संविधान से लेकर ये सारे के सारे उसकी क्या है, कुछ विशेषताएं। समझ आ रहा है? ये क्या है, ये प्रारंभिक विशेषताएं थी मौलिक अधिकारों की। इसके बाद मौलिक अधिकार का अगर आपका क्या नहीं होगा, हनन किया जाए, तो वो क्या होते हैं, न्यायोचित होते हैं। न्यायोचित होते हैं अर्थात कि आप मौलिक अधिकार को पुनः स्थापित कराने के लिए न्यायालय के दरवाजे को ठोक सकते हैं। लिखा है न्यायालय के पट पे टक टक कर सकते हैं। अरे लेटर बना के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि जाके खेत में, जज साहब खोलो दरवाजा, न्यायालय दरवाजा खुला हुआ है, वकील के थ्रू जाओगे रिट के माध्यम से, ठीक है ना, ये नहीं कि आ जाओ मजाक चल रहा है, लेकिन लिखा है न्यायालय का दरवाजा ठोक सकते हो। दरवाजा क्या ठोकना भाई, नहीं ठोकेंगे, अर्थात मतलब वो फ्रेज है, बोलना वही चाहते हैं, तो दरवाजा ठोक के तो हम भी अंदर आ जाते हैं, न्यायालय का दरवाजा ठोक सकते हो, लेकिन ठीक है। तो ये क्या है, ये न्यायोचित है, पहली चीज, ठीक है ना। न्याय अगर न्यायोचित नहीं होते तो यहाँ तक आप पहुंच ही नहीं पाते, तो ये क्या है आपके न्यायोचित। क्लियर है? पर बचा हुआ जो था आपका क्या था, प्रस्तावना मैंने बताया था, उसके साथ साथ डीपीएसपी और उसके साथ साथ मौलिक कर्तव्य, ये क्या थे, न्यायोचित नहीं थे, पर ये क्या है, न्यायोचित। ठीक है, इसके लिए आप जा सकते हो और ये वाद्य योग्य है। ठीक है, उसके बाद अगर न्यायालय बोला आपका, अगर आपकी विधायिका कोई भी एक ऐसा कानून बनाए, कोई भी एक ऐसा कानून बनाए जो मौलिक अधिकारों के विपरीत है या उसको हनन करती है, तो ऐसे कानून को न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा के प्रावधान के अंतर्गत अमान्य घोषित कर सकता है या करेगा, कर सकता है क्या, करेगा ही करेगा, उसको अमान्य घोषित करना होगा। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है, न्यायालय, और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायालय, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद अभी और भी प्रावधान है। ठीक है, जैसे कि क्या है कि मौलिक अधिकार कुछ लोगों को कि मौलिक अधिकार सीमित कर सकते हैं, भले कि वो भारत के नागरिक हैं। सभी को मौलिक अधिकार एक रूप में नहीं है, पर जो कुछ विशेष हैं उनके लिए मौलिक अधिकारों को सीमित भी किया जा सकता है, जैसे कि इंटेलिजेंस से संबंधित लोग, ठीक है ना, रॉ में कोई काम कर रहा है, ठीक है ना, तो हमारी जो क्या है स्पाई सिस्टम है या हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं, ठीक है ना, इनकी क्या हो सकती है, इनका कुछ मौलिक अधिकार वहां पर स्थित नहीं होता, बाद में होता है, एक जन के रूप में है, लेकिन एक आर्म फोर्स के आदमी के रूप में उनका मौलिक अधिकार को सरकार क्या कर सकती है, सीमित कर सकती है। जैसे कि भाई आर्म फोर्स का आदमी है, अब है भारत में स्वतंत्रता घूमने की, उसको मना कर दिया गया है, तू नहीं घूमेगा, यहीं पर ड्यूटी देना है, तो घूमने थोड़ी नहीं चल देगा, अपना ड्यूटी निभाएगा ना, तो ड्यूटी निभाएगा, घूमने तो चल नहीं देगा। तो इस तरीके से क्या की गई है, कुछ जगह पर सीमाएं बाध्य की गई है। ठीक है, वो दिखेगा आपको अनुच्छेद जब पढ़ रहे होंगे। इसके बाद क्या बताया जाता है कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, अगर ये दोनों के मध्य एक कानून बनाया जा सके जिसमें आपका डीपीएसपी की अवधारणाओं को स्थापित किया जा रहा है और वो मौलिक अधिकार के विपरीत है, तो उस स्थिति में मौलिक अधिकार के लिए बनाया गया कानून मान्य होगा और डीपीएसपी के लिए बनाया गया कानून को अमान्य घोषित किया जाएगा। पर इसमें कंडीशन ये भी बताया था मैं कि 31C के अंतर्गत ये बोला जाता है कि 31C के अंतर्गत ये बोला जाता है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए जो कि मौलिक अधिकार 39 बा और खा, बा और खा कहां से, का खा और गा, ठीक है ना, के प्रावधानों को स्थापित करने के लिए बनाया गया है और वह अनुच्छेद 14 के विपरीत है, तो उस स्थिति में जो डीपीएसपी के लिए कानून बनाया गया है वह मान्य किया जाएगा, भले कि वो मौलिक अधिकारों से विपरीत है जो 14 में दिए गए, बताया था। तो ये कुछ चीजें जो है जो कि मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। फिर अनुच्छेद 35 जो है वो इसी का वो ये बोल देता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल भारत के संसद के पास होगा। मौलिक अधिकारों में किसी भी तरीके का संशोधन या कोई नया मौलिक अधिकार जोड़ना होगा तो वो कौन करेगा, संसद कर पाएगी, राज्य की विधायिका नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार को पूरे भारतीयों के लिए सामान्य रूप में देने का जरूरत है, ना कि अलग अलग रूप में। तभी क्या होगा, बंधुत्व की अवधारणा होगी। और हम लोग जब देख भी रहे थे संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन में जो दूसरे प्रकार का संशोधन था वो क्या था, कठोर संशोधन,
कि संसद जो क्या करेगी, अपनी ही बहुमत से क्या कर सकती है, किसी पार्ट को संशोधित कर सकती है। उसके अंदर पढ़े थे, राज्य में तो नहीं पढ़े थे, है ना। तो केवल और केवल संसद इसको संशोधित कर सकती है, और 35 अनुच्छेद यही बोलता है कि इसके संबंधित अगर कोई भी कानून बनाना हो, किसी को हटाना हो या किसी को जोड़ना हो, तो वो केवल संसद ही कर सकती है और कुछ कोई नहीं कर सकता। समझ आ गया। तो ये क्या थी, ये थी मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। सारे मौलिक अधिकार क्लियर हैं, ये तो पढ़ के आए थे, विशेषता भी हो गया। ठीक है, अब कल मैं आपको 12 से लेकर स्टार्ट कराऊंगा और एक एक करके चलूंगा। कल से क्लास भी जल्दी चालू होगी।